स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के तीसरे चरण से संबंधित महामैराथन जीके जीएस का अगला सेट लेकर के उपस्थित हुए हैं, क्योंकि अब सक्षमता परीक्षा में केवल 3 दिन बाकी रह गए हैं। आइए हम लोग देखते हैं। हमारे स्क्रीन पर पहला सवाल आया है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। यानी भारत की जो भूमि है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, ये सारे भूमि का जो क्षेत्रफल है वो कितना वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है भूभाग पर भारत का विस्तार है। कितना? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग पर भारत का विस्तार है। अगले जो है 2.5 से 3% है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है यह उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से निकलती है, अर्थात ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमरकंटक की पहाड़ी से जो है यमुना नदी सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत से मुराद क्या है? प्रायद्वीप किसको कहते हैं आप सभी ये जानिए पहले कि प्रायद्वीपीय भारत कहते किसको हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत कहते कि भारत का जो दक्षिणी भारत का हिस्सा है कन्याकुमारी, और ये दक्षिण भारत जो 3 ओर से पानी से घिरा है। भारत के मैप का जो ये इस टाइप का एरिया वी आकार का जो 3 ओर से मैप पानी से घिरा है। इधर पश्चिम में अरब सागर है, यहाँ पर हिंद महासागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो एरिया है दक्षिण भारत का एरिया, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र ये इत्यादि राज्य आते हैं, ये सारे राज्य जो है प्रायद्वीपीय भारत कहलाते हैं। तो यानी हम दक्षिण भारत भी कह सकते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की नहीं है नदी, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकलती है और जो है बहते हुए प्रवाहित होते हुए ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो कि भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कौन नदी? ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि किस वनस्पति को मानसून वन कहा जाता है। मानसून वन के नाम से इनमें से कौन सी वनस्पति जानी जाती है? मानसून वन के रूप में इनमें से कौन सी वनस्पति जानी जाती है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है, यानी कि ये जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है उसको मानसून वन के नाम से जानते हैं। चौथा का ऑप्शन सी सबसे करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि भारत का सबसे उत्तरी पठार कौन सा है। जी हाँ, भारत का जो सबसे उत्तरी पठार है, 5वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है कि भारत का सबसे उत्तरी पठार जो है वो छोटा नागपुर का पठार है, जो कि ऑप्शन ए के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि कौन सा द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जो लक्षद्वीप है या फिर अंडमान निकोबार द्वीप है, म्यांमार द्वीप है, श्रीलंका द्वीप है। तो लक्षद्वीप जो है यह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है, अर्थात 6ठा नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन जो है वो बी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है। भारत की जो सबसे पुरानी पर्वतमाला है वह हिमालय, अरावली, सतपुरा या नीलगिरी है। तो सही उत्तर के रूप में अरावली पर्वतमाला जाना जाएगा, जो कि सबसे पुरानी पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला जो है ये राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के दक्षिण तक विस्तृत है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वतमाला की, उसको जो है गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गुरु शिखर। सबसे जो ऊंची चोटी है उसको गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। और हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है जैसे माउंट एवरेस्ट, उसी तरह अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है। दक्षिण की गंगा कहलाने वाली नदी कौन सी है? 8वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा वह है 8 का बी के गोदावरी नदी जो है यह दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अगर बात की जाए
गंगा और यमुना, जो कि इलाहाबाद में आकर के गंगा में मिल जाती है, तो ये दो नदी एक साथ हो जाती है। फिर उसके बाद जो है बंगाल में ब्रह्मपुत्र भी गंगा यमुना के साथ मिल जाती है। तो इस प्रकार इन तीनों नदियों की जो पानी है ये जा कर के एक साथ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र की पानी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। वहीं नर्मदा नदी की जो पानी है वह अरब सागर में गिरती है। यानी इसका 9वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि भारत के दक्षिण सिरे पर कौन सा स्थल है? भारत के सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है, यह पूछा जा रहा है कि सबसे जो भारत का दक्षिणी सिरा है वहाँ पर कौन सा स्थल है? तो भारत का जो सबसे दक्षिणी सिरा है, 10वां का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा कि कन्याकुमारी है, जिसको केप कमोरिन के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु भी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर। अब जो सवाल है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके किस गुण पर निर्भर करता है? दोस्तों भूगोल के पश्चात अब यह प्रश्न जो है साइंस से रिलेटेड प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आए हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। जो साइंस का सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके किस गुण पर निर्भर करता है, तो वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसमें उपस्थित पदार्थ की जो मात्रा होती है उस पर निर्भर करता है। यानी कि उसके आकार पर निर्भर नहीं करेगा, उसकी गति पर निर्भर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम एक बैलून को देखें तो वो बैलून जो है एक बड़ा आकार का होता है, वहीं उसके बनिस्बत अगर हम किसी जो है छोटे ठोस गोले को देखें, जो लोहे का छोटा ठोस गोला हो, तो वो उससे छोटा आकार का होते हुए भी लोहे का गोला उसका द्रव्यमान काफ़ी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें लोहे के गोले में जो पदार्थ है कि जो उपस्थित है मात्रा वो कहीं बैलून से ज़्यादा है, अर्थात ऑप्शन डी इसका 11वां का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि कोशिका की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, 12वां नंबर प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज जो है यह रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। यानी 12वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बल का एसआई मात्रक क्या है? यानी 13वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि बल का जो है फोर्स का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। द्रव्यमान के लिए किलोग्राम होता है, लंबाई के लिए मीटर होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। जी हाँ, एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। हम द्रव्यमान को ग्राम, टन, क्विंटल में भी मापते हैं, लेकिन द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वो किलोग्राम है, याद रखिएगा। लंबाई को हम लोग छोटे अगर लंबाई है तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर में मापते हैं। बड़ी लंबाई है तो हम लोग किलोमीटर, प्रकाश वर्ष तक में दूरी को मापा जाता है। तो ये लंबाई का, लेकिन जो एसआई मात्रक है वो मीटर ही है, स्टैंडर्ड जो है। और जो समय है हम लोग जो है घंटा, मिनट और दिन, महीनों में मापते हैं, लेकिन जो एसआई यूनिट है समय मापने का वो सेकेंड है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि वह प्रक्रिया जिसमें ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। सामान्य रूप से ऐसा होता है कि कोई भी ठोस पदार्थ जब उसको जो है गर्म किया जाता है तो वो पहले ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, फिर द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में जाता है। उसी प्रकार जब उसको ठंडा करते हैं तो वह गैस से पहले द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, फिर द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, मिसाल लेते हैं कि बर्फ़, तो बर्फ़ जो है गर्म करने पर पहले पानी बनता है, फिर और अधिक गर्म करते हैं तो वाष्प बन के भाप के रूप में ऊपर आता है। लेकिन एक जो कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो सीधा ठोस से गैसीय अवस्था में बदलते हैं बिना द्रव अवस्था में बदले, और पुनः ठंडा करने पर बिना द्रवीय अवस्था में बदले गैस से सीधा ठोस बनते हैं। उस क्रिया को ऊर्ध्वपतन की क्रिया कहा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। सवाल है कि प्रोटोजोआ किस प्रकार का जीव है? प्रोटोजोआ जो है यह कैसा जीव है? तो प्रोटोजोआ है, अमीबा है और पैरामीशियम है। कौन कौन है याद रखिएगा आप, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे जीव जो हैं एक कोशिकीय जीव है। यानी इन सभी जीवों के शरीर का निर्माण केवल एक कोशिका से हुआ है। उसी एक कोशिका से ये सारे जीव अपना भोजन, अंतर्ग्रहण, उसका पाचन, सारा क्रिया उसी एक कोशिका से करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि पत्तियों का हरा रंग किसके वजह से होता है?
तो पत्तियों का जो हरा रंग है, किसी भी पत्ती का हरा रंग जो है उसमें उपस्थित क्लोरोफिल की वजह से होता है, और यह हरा रंग उसमें सहायक होता है किस कार्य में? तो पत्तियों का जो हरा रंग है उसमें यह सहायक होता है उसके कार्य में कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब पत्ती पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह उसको जो है फोटोन एनर्जी को जो है वो चेंज करता है और फिर उससे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव हो पाती है। तो ये क्लोरोफिल अगर नहीं हो तो पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट सवाल है कि बल का प्रभाव नहीं हो सकता है। बल के हम लोग जानते हैं कि बल लगा करके हम वस्तु की गति में परिवर्तन ला सकते हैं, उसके आकार में परिवर्तन ला सकते हैं, उसके दिशा में परिवर्तन ला सकते हैं। यानी अगर वस्तु किसी दिशा में गति कर रही है तो उसकी गति के दिशा में भी हम लोग बल लगा करके परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन हम लोग बल लगा करके किसी वस्तु के रंग में परिवर्तन नहीं ला सकते। अर्थात ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 17वां नंबर सवाल के लिए। अगला सवाल है कि किसी वस्तु का संवेग का सूत्र क्या होता है? मोमेंटम संवेग का सूत्र जो है इनमें से कौन सा है? तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 18वां नंबर प्रश्न के लिए कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, और जो है द्रव्यमान गुने त्वरण ये बल के बराबर होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार क्यों बदलता है? भार और द्रव्यमान में अंतर है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। भार जो है वो चेंज होता रहता है, द्रव्यमान जो है वो स्थिर रहता है। तो पृथ्वी पर वस्तु का भार बदलता रहता है अलग अलग जगहों पर, जैसे ध्रुव पर अलग होगा, भूमध्य रेखा पर अलग होगा। तो यह इसलिए बदलता है क्योंकि जो है गुरुत्वीय त्वरण जी जो है इसके मान में परिवर्तन आता है, और इसके मान में परिवर्तन आने के कारण पृथ्वी पर वस्तु का भार बदलता रहता है। अगला सवाल है कि उत्तक क्या होता है? उत्तक किसे कहते हैं? उत्तक क्या होता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा कि उत्तक जो है यह समान कार्य करने वाली कोशिका का समूह है। कोशिका एक सिंगल यूनिट है। कोशिका जो है वो किसी भी पादप हो या फिर मनुष्य हो या जानवर हो, उसके शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और कोशिका का जो एक तरह की कोशिका का समूह होता है उसको उत्तक कहा जाता है, समान कार्य करने वाली। और उत्तकों का समूह जो है वो अंग कहलाता है। यानी हम अगर ये कहें कि एक अंग है, जैसे हाथ है या पैर है, तो इसकी सारी कोशिका एक तरह की होती है, और कोशिका का समूह उत्तक और उत्तकों का समूह अंग, और अंग मिला करके पूरा जो है हमारा अंगों का समूह अंग तंत्र बनता है, जिससे शरीर का निर्माण होता है। तो सबसे पहला जो हो गया वो कोशिका हो गया, और कोशिका ही संरचना और उसका क्रियात्मक इकाई है। यानी हमारे शरीर की बनावट भी कोशिका पर डिपेंडेंट है, और जो है उसकी संरचना भी और कार्य की जो ये है वो भी कोशिका पर डिपेंड है। कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस वक्त जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी यहाँ पर 21वां नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब होगा। अगर आप हमसे पहले जवाब कर पा रहे हैं तो आप जरूर कमेंट करके हमें जवाब बताएंगे। सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ 1885 ईस्वी में, उस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में पहला अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका सबसे सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल है कि लाल बाल पाल में बाल से अभिप्राय क्या है? तो लाल बाल पाल जो है, लाल से लाला लाजपत राय हैं, बाल से बाल गंगाधर तिलक है, और पाल से बिपिन चंद्र पाल हैं। याद रखिएगा, लाल बाल पाल में तीनों नाम आप याद रखें। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत से पहले जो शासन कंपनी का शुरू हुआ था बंगाल के थ्रू हुआ था, तो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था। भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आता है। ऑप्शन सी सही जवाब, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? भारत जो स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के समय 1947 में जो भारत के स्वतंत्र भारत के
पहले गवर्नर जनरल कहलाए? लॉर्ड माउंटबेटन कहलाए। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो है वो सी राजगोपालाचारी हैं। और इनके बाद जो है गवर्नर जनरल इनके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो जाता है, तो ये अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में भी जाने जाएंगे। कौन? सी राजगोपालाचारी, क्योंकि इनके बाद जो है गवर्नर जनरल का पद ही भारत में समाप्त हो गया। तो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी यही हैं और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी यही हैं। अगला सवाल है कि भारतीय प्रेस पर कठोर नियंत्रण किसने लगाया था? तो भारतीय प्रेस पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 के द्वारा जो है एक कठोर नियंत्रण लगाया गया था। कौन सा? याद रखिएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में। कौन लगाया था? तो लॉर्ड लीटन के द्वारा लगाया गया था। 26वां का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो चला 1942 में, उस वक्त भारत के गवर्नर कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में चला, उस वक्त जो भारत के गवर्नर थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इल्बर्ट बिल विवाद जो है यह किस वायसराय या किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में उभरा था? तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है यह लॉर्ड रिपन के शासनकाल में उभरा था। इनका जो शासनकाल रहा 1880 से 84 रहा है। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम आया था। इन 1881 में पहली बार जनगणना हुआ था। 1881 में दोनों 1881 में ही हुआ था। और ये इल्बर्ट बिल विवाद जो है ये भारतीयों के हित में ही था, क्योंकि इल्बर्ट बिल ये था कि इल्बर्ट बिल के द्वारा भारतीय जजों को यह अधिकार दिया गया था कि वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध भी केस की सुनवाई कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले भारतीय जजों को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। भारतीय जज केवल भारतीयों के विरुद्ध केस की सुनवाई करते थे, जबकि अंग्रेज जज जो है भारतीय और अंग्रेज दोनों के विरुद्ध केस की सुनवाई करते थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ उस वक्त भारत में लॉर्ड इरविन का शासन था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और वही इसमें हिस्सा न लेने पर जो है गांधी जी के द्वारा मार्च 1931 में लॉर्ड इरविन का समझौता हुआ, जिसको गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जानते हैं। सवाल है कि किस गवर्नर जनरल ने अस्थाई बंदोबस्त की जो व्यवस्था थी, कृषि पर लगान लेने की जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था थी, इसको लागू करने का काम कौन सा किया है? तो 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का कार्य किया गया था। 30वां का ऑप्शन बी सबसे सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? अभी हम पिछले प्रश्न में आपको बोले हैं कि भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कहिए या भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कहिए। सी राजगोपालाचारी हैं। ऑप्शन सी ए इसका सबसे सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना किससे संबंधित है? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है यह भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जाने जाते हैं, यानी स्वतंत्रता के समय 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। तो यहाँ 32वां का सही जवाब जो है हो जाएगा। भारत के विभाजन से लॉर्ड माउंटबेटन योजना जाना जाता है। अगला सवाल है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों अभी हम लोग जो है विज्ञान, इतिहास और भूगोल से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के बाद जो है अब हम लोग देखने जा रहे हैं किसको? तो ये विविध प्रकार के प्रश्न हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है तो आप हमें चैनल के मेंबर बन सकते हैं और आप जो है हमें सुपर थैंक भेज करके हमारे टीम को आप मोटिवेट कर सकते हैं। सवाल है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन बी सबसे सही जवाब है। अगला है कि सुंदरबन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? सुंदरबन अभ्यारण्य जो है यह बाघ, रॉयल टाइगर, बंगाल के लिए जो है प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन सी इसका 34वां का सही जवाब है। नेक्स्ट है कि भरतनाट्यम नृत्य जो है यह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम नृत्य 35वां का ऑप्शन सी हो जाएगा कि यह तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। नेक्स्ट सवाल है कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ, 36वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है कि कथकली जो है यह केरल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कथक नृत्य जो है यह किस राज्य में अधिक प्रसिद्ध है? तो कथकली केरल का है,
और कथक जो है यह उत्तर प्रदेश का नृत्य है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला है कि भांगड़ा और गिद्धा यह किस राज्य का लोक नृत्य है। भांगड़ा और गिद्धा यह किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा कि यह पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य है, ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है कि गरबा नृत्य जो है यह किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो गरबा जो है यह मुख्य रूप से गुजरात राज्य का लोक नृत्य है, ऑप्शन सी सही जवाब है। और आज का ये का सबसे अंतिम प्रश्न है कि कौन सा आविष्कार गलती से हुआ लेकिन आज वह पूरी दुनिया में बहुत लोकप्रिय है, तो वह है पेनिसिलिन का आविष्कार, ऑप्शन बी याद रखिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।